ठीक है, अब एकदम साफ दिख रहा है। अगर नहीं जैसे धुंधला दिखेगा तो स्क्रीन पर ऐसे टच कर देने पर सही दिख जाएगा। ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सोच रहे हैं रोज तो सर जी गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, आज गुड इवनिंग। हाँ, मिल गया थोड़ा टाइम, तुम कहे वीडियो शूट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। चले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो है पार्ट 7 तक हो चुका है, आज है पार्ट 8। अब पार्ट 6 देखिए, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित है। पार्ट 5 में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन दी गई है, ओके, और एग्जाम्पल दिए गए हैं, काइंड्स बताया गया है। अब यहाँ पर पार्ट 6 में मैंने पढ़ाया है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वहां पर हेडिंग क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट 2 सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देख लीजिएगा। अब पार्ट 7 में क्या हेडिंग है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट 2। कौन सा? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो आप अभी तक पढ़ चुके हैं कि यह मैंने क्यों दोहराया, आपके भले के लिए। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुल 7 स्ट्रक्चर्स में दिया हूं, इसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुल 7 स्ट्रक्चर दिया हूं, और सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप के 7 और डब्ल्यूएस टाइप के 7 स्ट्रक्चर्स दिया हूं। फिर इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या दिया हूं? यस नो टाइप के 7 स्ट्रक्चर्स और डब्ल्यूएस टाइप के 7 स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह से देखिए, यस नो टाइप में तो कुछ नहीं है। यस नो टाइप में क्या करना है? हिंदी वाक्य में शुरू में ही आपको क्या लगा देना है, और अफर्मेटिव सेंटेंस से क्या हो जाता है? यस नो टाइप सिंपल इंट्रोगेटिव बन जाता है, और निगेटिव से क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप बन जाता है। ओके, डब्ल्यूएस टाइप बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, दोनों में डब्ल्यूएस टाइप है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएस टाइप। ये डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस या डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इसको सुने आप। आज के क्लास में इसी की जानकारी आपको मिलने वाली है, तो क्लिक कर दिए हो भैया, तो थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड्स जो यूज होते हैं कहाँ जी? डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चाहे वह सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में ही क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग होता है। तो इनका नाम जो है डब्ल्यूएस टाइप क्यों रखा गया? डब्ल्यूएस टाइप इसलिए रखा गया जी, जितने क्वेश्चन वर्ड्स हैं उसमें मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, ठीक ना? हाँ चले, तो आगे देखें, कुछ व्यवधान आ गया था। हाँ देखिए भाई, मैं पिता साहब नकली टीचर तो हूँ नहीं, तो व्यवधान आ गया था, बता दिया आपको, इसलिए रोक दिया था। हाँ क्यों खांस रहे हो यार? खांसों को पढ़ाने नहीं तो खांसी आ रही तो बाहर चले जाओ, तो ठीक ना। आगे क्या है? हाँ, मैं बता रहा था कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में ही डब्ल्यूएस टाइप है। तो जो क्वेश्चन वर्ड द्वारा जो सेंटेंस बनते हैं, तो हिंदी वाक्य में आप प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कहाँ कर रहे थे? मैंने काफी एग्जाम्पल दिया था क्रिया के पहले, लेकिन इंग्लिश जो स्ट्रक्चर दिया गया था, हिंदी का तो स्ट्रक्चर दिया नहीं है, क्योंकि आप हिंदी से ही अंग्रेजी सीख रहे हो, ठीक ना। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर में शुरू में ही क्या लगाया था? चाहे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में ही फ्रंट पर क्वेश्चन वर्ड लगाया था। तो क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनकी स्पेलिंग ज्यादातर, अधिकतर शब्दों में अधिकतर क्या एक अपवाद है, केवल हाउ। क्या है? हाउ अपवाद है, नहीं तो और हाउ से बनने वाले जो भी फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड होंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 तरह के होते हैं। वैसे तो मोस्टली 2 प्रकार आप कर सकते हैं, 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स, और दूसरा प्रकार क्या होता है? फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव में भी 9
फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स ही मोस्टली यूज होते हैं, और उसके अलावा अदर फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो जिनका उल्लेख किताबों में नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक तरीका आपको बताऊंगा जिसे लोग कहते हैं ट्रिक बोल जाते हैं, ठीक है ना। मेरे जबान पर ट्रिक नहीं आता है, ठीक है भैया। तो एक तरीका ऐसा बताऊंगा कि 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स की लिस्ट तो मैं दे दे रहा हूँ, आगे अगले क्लास में देखिए 1 बाई 1 पढ़ाता हूँ मैं, 1 बाई 1 नहीं पढ़ाऊंगा। अगले क्लास में यानी पार्ट 4 में दूंगा आपको 9 फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स की लिस्ट, और उसका एप्लीकेशन एंड फंक्शन बताऊंगा, ठीक है ना। आज क्या आप पढ़ने जा रहे हैं, 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स की लिस्ट यहाँ पर मैं आपको तैयार कर दिया हूँ। इनका एप्लीकेशन यानी इन्हें अप्लाई कहाँ किया जाता है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो इनके बारे में आप जानकारी पाएंगे। अब इनका प्रयोग चाहे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप बनाओ और चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। हाँ, ध्यान ये देना है कि इनका नाम क्यों पड़ा WH टाइप। तो कारण यह है कि सबकी स्पेलिंग क्या है, देखिए WH से स्टार्ट है, केवल इसमें एक्सेप्शन है हाउ। अब हाउ से फॉर्मेट जो किया जाएगा वहां भी WH नहीं आएगा। तो हाउ हो चाहे हाउ से फॉर्मेट किया गया क्वेश्चन वर्ड, वहीं पर WH से वो स्टार्ट नहीं होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं क्या WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, WH टाइप क्वेश्चन कह लीजिए, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह लीजिए, ठीक है ना। अब वो चाहे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चले आज का जो टॉपिक है आपका क्या है, 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स लिस्ट है। तो इसमें 9 देख लीजिए आप, who, whom, whose, what, which, when, where, why, how, ये 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो फॉर्मेटिव बनाए जाते हैं, ठीक। अब वो जो बनते हैं किससे बनते हैं ये तो अगली लिस्ट में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। लिस्ट दे करके ही बताऊंगा, यहाँ से मैं और बात करने की जरूरत नहीं है। अब हम नंबर 1 पर यानी फर्स्ट पर हु मैं लिखा हूं। हु की मीनिंग होती है कौन, किसे, आपने किसको। देखिए कौन के बाद मैंने कामा लगा दिया, उसके बाद किसे आपने किसको कर दिया, ठीक। इस लिस्ट को अगर आप समझ लेते हो तो इन शब्दों को अप्लाई आराम से कर लोगे। तो अब आप इनका फंक्शन भी समझिए, अप्लाई करना है कहाँ पर, सेंटेंस में प्रयोग करना है। अभी तो सेंटेंस मैं दे नहीं रहा हूँ, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। देखिए यहाँ पर N O मैं लिखा हूँ, इसका मतलब जानते हैं, N फॉर नॉमिनेटिव केस, N फॉर नॉमिनेटिव केस। N का मतलब हो गया नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस का मतलब ये होता है कि इसका जो प्रयोग होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है यूज फॉर ह्यूमन। हु का प्रयोग हो रहा है यूज फॉर ह्यूमन टू फाइंड आउट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट का पता करना है तो इसकी केस होगी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट का पता करना है तो इसकी केस होगी ऑब्जेक्टिव। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। चलिए लिख दिया ऑब्जेक्टिव केस। अब इसका मतलब भी आप समझ लो भैया, ऑब्जेक्टिव कारक है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस इसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक है और ये कर्म कारक है। इसका मतलब कि हु का जो जनरली अभी तक तो आप पढ़े हो कि हु जो है हमेशा कर्ता कारक होता है नॉमिनेटिव केस में, लेकिन मैं बताऊंगा यह ऑब्जेक्टिव केस में भी प्रयुक्त होता है। इसका मतलब कि जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होगा, ठीक ना, सब्जेक्ट वो दो बातें ध्यान देना है, यहाँ पर गौर करना है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का या तो ये सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। लेकिन आंसर में मान लीजिए कि उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह सब्जेक्ट बनता है तो आंसर में क्या मिलेगा, सब्जेक्ट ही मिलेगा। और बताइए सब्जेक्ट मिलेगा, तो जब सब्जेक्ट मिलेगा तो केस इसकी क्या कहलाएगी, नॉमिनेटिव, यानी एन फॉर नॉमिनेटिव। और अगर उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कि में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो आंसर में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसकी केस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। ओके, अब दोनों ही परिस्थितियों में चाहे इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक, यह प्रोनाउन होता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन होता है। तो क्या समझे आप, हु, कौन। अब जब यह नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होता है तो मीनिंग देता है कौन, और जब ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है तो मीनिंग देता है किसे, आदमी, किसको। समझ गए होंगे आप। यानी जब नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होगा अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा तो किसको प्राप्त करेगा, सब्जेक्ट को ज्ञात करने के लिए होगा, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। पूरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, हु, कौन, किसे, किसको, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन, शॉर्ट कट तरीका है। अब यूज फॉर ह्यूमन, मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है, यानी एनिमल बर्ड्स के लिए नहीं होगा और न थिंग के लिए होगा तो केवल ओनली फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए इसका प्रयोग होगा। अब जब ये ह्यूमन के लिए प्रयुक्त होता है तो क्या करता है, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का पता करने के लिए प्रयुक्त होता है या ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए। तो सब्जेक्ट का पता जब करने के लिए प्रयुक्त होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए प्रयुक्त होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इसको आप एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। तो मीनिंग क्या हो जाती है, देखिए, जब नॉमिनेटिव केस में इसका प्रयोग होता है तो कौन, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है तो किसे, आप, किसको। ओके, अब हम सेकेंड नंबर पर आते हैं। तो सेकेंड नंबर में देखिए हुम, एक ही मीनिंग है, किसे, आप, किसको, और एक ही केस है ऑब्जेक्टिव, तो नो प्रॉब्लम, यानी ऑब्जेक्टिव केस में ये मीनिंग देता है किसे, आप, किसको। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का है इसका प्रोनाउन, यूज फॉर ह्यूमन, इसका भी प्रयोग होता है ह्यूमन के लिए, क्या करने के लिए, टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या करने के लिए। तो जब ऑब्जेक्ट क्या करने के लिए होगा तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस केस में प्रयुक्त होगा, ऑब्जेक्टिव केस में, अर्थात क्रिया का ऑब्जेक्ट बनेगा, कहाँ पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब उत्तर में जो मिलेगा ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वह उत्तर क्या होगा, भाई उत्तर तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, दोनों हो सकता है ना। अब इसका प्रयोग आप कहाँ कर रहे हो, किस WH टाइप में, WH टाइप सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर रहे हो कि WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक ना। तो आंसर तो वही मिलेगा ना। तो सिस्टम में थोड़ा सा आइए, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ, वीडियो अगर क्लिक किए है तो नए व्यूअर है भाई, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा देख लो आज लिस्ट को, लेकिन शुरू से पढ़ो, ठीक ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा पढ़ो पार्ट 1 से, हाँ से पार्ट 1 से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हुज के पार्ट। हुज की मीनिंग है किसका, किसकी, किसके, फिर मीनिंग आएगी। अब इसकी केस है पासेसिव, पी फॉर पासेसिव। तो पासेसिव केस का प्रयोग क्या होता है, देखो, अब इसका जो या इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव, लेकिन वन टाइम में या तो ये प्रोनाउन का काम करेगा या तो एडजेक्टिव का काम करेगा, इसलिए मैंने आब्लिक लगा रखा है। क्या किया, आब्लिक। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, या देखो क्वेश्चन वर्ड से जितने भी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है या तो सीधे लिंकिंग वर्ब का प्रयोग, तो ये चीज है। तो अगर इस क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आया है तो
इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन रहेगा। लेकिन ऐसा भी कंडीशन आएगी कि इसके बाद कोई नाउन आ जाएगा। तो अगर हुज के बाद कोई नाउन आ गया तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कब आएगा नाउन, कैसे आएगा, यह सेंटेंस दे करके ही मैं समझाऊंगा आपको। अभी आज तो लिस्ट देखिए, लिस्ट लेंगे 3 क्लासेस तो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट दूंगा मैं आपको। इसके बाद जो लिस्ट दूंगा फॉर्मेटिव 9 का फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स की लिस्ट दूंगा। उसके बाद अदर की दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। तो एग्जाम्पल यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट जो भी आ जाएगा आगे, मैं क्या कराऊंगा, एग्जाम्पल्स कराऊंगा। ठीक है भैया। तो आज आपको लिस्ट समझना है, क्या करना है, लिस्ट समझना है पूरी। तो हुज जो है, हुज का केस क्या है, पॉसेसिव। अब पॉसेसिव केस क्या होता है भैया, पी फॉर पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस, ठीक ना। देखो ये तो कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है, ये क्या है, समानाधिकरण कारक, समान मतलब अधिकार सूचक, समानाधिकार नहीं, सॉरी वो तो केस इन पोजिशन होता है। अधिकार सूचक कारक, अधिकार सूचक कारक यानी अधिकार जताने वाला। तो ये कर्ता क्या है, यूज फॉर ऑल। पहली बात इसका प्रयोग सबके लिए होता है, ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग्स, सबके लिए। ऑल का मतलब हो गया टू फाइंड आउट पॉसेशन, पॉसेशन का मतलब अधिकार। अब नाउन में पॉसेसिव केस में पढ़ाया आपको, नाउन में पॉसेसिव केस पढ़ाया आपको। पॉसेसिव केस क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। तो पॉसेशन को ये व्यक्त करने के लिए, पॉसेशन का पता करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब यहाँ पर एक खास बात है कि हुज द्वारा जो प्राप्त पॉसेशन होगा, ठीक है ना, फाइंड आउट पॉसेशन, वह पॉसेशन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीमेंट भी हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पॉसेशन, ठीक आ रहा है जी, पिछाया, हाँ ठीक है। टू फाइंड आउट पॉसेशन विच में, यहां पर मैं नोट कर रहा हूं, विच में बी, वह हो सकता है क्या, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। क्या होगा, कंप्लीमेंट। लो भैया, इसका मतलब जो आंसर में पॉसेशन मुझे प्राप्त हुआ आएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा, आपको पता है, ठीक है। अगर पॉसेशन में जो आंसर, जो भी आंसर आता है वो आंसर इस पर सब्जेक्ट का पॉसेशन हो सकता है, सब्जेक्ट पर पॉसेशन, ऑब्जेक्ट का पॉसेशन हो सकता है, ऑब्जेक्ट पर पॉसेशन, कंप्लीमेंट का पॉसेशन अर्थात कंप्लीमेंट पर पॉसेशन। ये नई चीज है आपके लिए, ये शायद ही कोई बताता हो, तो मैं बताता रहा हूँ आपको। इतना गहरा रिसर्च है शायद ही वीडियो मेकर तो बिल्कुल नहीं। हाँ, टीचर जो पुराने होंगे कर रहे होंगे, ठीक ना। टीचर का तो मैं हमेशा सम्मान करता, कोई भी हो, है कि नहीं। टीचर हो तो टीचर का सम्मान करना भी चाहिए, लेकिन वीडियो मेकर का नहीं, ठीक है ना। वीडियो मेकर है, ये वीडियो मेकर उतर चुके हैं यूट्यूब पर, वो आपको बर्बाद कर रहे हैं, तो उनसे आप सावधान हो जाइए, ठीक ना। मिलियन में व्यू मत देखिए, सब्सक्राइबर मत देखिए, कंटेंट देखिए, और डिजिटल बोर्ड मत देखिए, और थंबनेल पर जो ऊंची ऊंची बातें लिखी रहती है उस पर मत ध्यान दीजिए। वो सब आपको गुमराह करने का तरीका है, अट्रैक्ट करने का तरीका है, समझे भैया। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, टू द पॉइंट थंबनेल लगाता हूँ, जो टॉपिक हमारा है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आए तो खोल के पढ़ो, नहीं समझ में आए मत खोलो। भाई लाखों की जहाँ भीड़ है छात्र है, तो मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ वीडियो, आज न कल तो कोई ना कोई खोलेगा ही, पढ़ेगा, उसका लाभ उठाएगा ही। अगर आप खोल दिए भैया, नहीं समझ में आ रही हमारी बात, तो बंद कर दो, जाओ, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं तो ऐसे ही सीधी भाषा में समझाता हूँ,
समझ गया। अब आगे चलते हैं। वाट का प्रयोग, अब देखो वाट में आपने कौन सा, क्या, किसे, आपने किसको, ये मीनिंग दी गई है। और केस क्या है भैया, नॉमिनेटिव वाले का ऑब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव वाले ऑब्जेक्टिव, ध्यान देना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, यानी ये प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, इसका ध्यान देना है, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर कौन या कौन सा नॉमिनेटिव केस है, क्या क्या हो गया, क्या नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, और किसे आपने किसको ऑब्जेक्टिव होगा। मैं लिख दे रहा हूं, इसका जो प्रयोग होगा यूज फॉर थिंग, यानी वस्तुओं के लिए, क्या करने के लिए, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसा कि हु में बताया था। फर्क यही हुआ कि हु का प्रयोग आपका ह्यूमन के लिए करोगे और वाट का प्रयोग किसके लिए, थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए आप करना। नॉन लिविंग थिंग का मतलब हो गया नॉन लिविंग थिंग, ठीक है ना। अब इसके तुरंत बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आता है तो प्रोनाउन है, या कोई नाउन आ जाएगा, अगर नाउन इसके साथ नाउन यानी वर्ड प्लस नाउन, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। बस अब हम विच पर आते हैं, तो विच की मीनिंग देखो, सर मीनिंग किसी की तरह है, इसमें क्या नहीं है, तो कौन या कौन सा ये नॉमिनेटिव मीनिंग है और ये है ऑब्जेक्टिव केस की मीनिंग, हो गया। अब यहाँ भी दो केसेस है, इसका भी प्रयोग फाइंड आउट क्या, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट क्या करने के लिए प्रयोग करोगे तो नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होगा, और ऑब्जेक्ट क्या करने के लिए करोगे तो ऑब्जेक्टिव केस में। अब प्रोनाउन है, इसका मतलब इसके बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है तो सीधे इसके तुरंत बाद क्या है, नाउन है, ओके। अब चलते हैं आगे, इसका जो प्रयोग होता है यूज फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, मोस्टली इसका प्रयोग कहाँ होता है, एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए। लेकिन एक कंडीशन है, जानते हो कौन सी कंडीशन, कहाँ चली गई वही कंडीशन हो, कहाँ गया, हाँ विच। यहाँ देखो, यहाँ पर एंड आल्सो यूज्ड, यहाँ पर ये कंडीशन है, एंड आल्सो यूज फॉर ऑल व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड, और इसका प्रयोग सबके लिए भी होता है। जब व्हेन लिखा है कि व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब जहां चयन प्रतिबंधित होता है, जहां चयन अनिवार्य होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जहां छटनी का, और चाल में बता दे रहा हूं, चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ तो है क्या, जहां चयन प्रतिबंधित होता है, यानी जहां चयन करना हो, चयन का मतलब चूज करना हो, ठीक ना। तो चूज कैसे करोगे, छांट के ना करोगे, तो जहां छटनी करना होगा तो विच का प्रयोग किसी के लिए हो सकता है, देखो यूज फॉर ऑल, अब किसी के लिए, अरे ह्यूमन के लिए भी हो जाएगा, एनिमल बर्ड्स के लिए हो जाएगा, और थिंग के लिए भी हो जाएगा। इसका ये मतलब क्या हुआ कि नॉमिनेटिव केस में या हु के स्थान पर भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव का केस में या हु या हुम के स्थान पर भी आ सकता है, नॉमिनेटिव केस में या वाट के स्थान पर आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में भी वाट के स्थान पर। लेकिन पॉसेसिव केस में अगर इसका प्रयोग, जैसा कि पॉसेशन हुज का प्रयोग सबके लिए होता है, और यहाँ मैंने लिखा है कि चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड में ये सबके लिए होता है, तो इसका पॉसेसिव केस बनाना पड़ेगा छटनी के लिए, तो इसके पूर्व लग जाता ऑफ विच, क्या लग जाता ऑफ, तो फॉर्मेटिव हो जाता है, क्या होता है, फॉर्मेटिव हो जाता है, क्या होता है, फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड इसका बन जाएगा, यानी हुज इक्वल टू किसका किसकी किसके, और आप विच इक्वल टू बी किसका किसकी किसके। फर्क क्या होगा, इसका प्रयोग छटनी के लिए नहीं होगा, लेकिन आप विच का प्रयोग छटनी के लिए, तो जहां छाटना होगा वहां पर आप विच,
तो इसको मैं, अगर आप लिस्ट तैयार किए रहोगे बहुत मजा आएगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, अब चलो, अब इधर बच रहे हैं 4 में इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखो मीनिंग देखो, वेयर मींस कब, वेयर मींस कहां, व्हाई मींस क्यों, और हाउ मींस कैसे, मीनिंग दे दिया गया। सबका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडवर्ब है, सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडवर्ब है। एक में यानी हाउ में एडवर्ब ऑब्लिक एडजेक्टिव है, एडवर्ब ऑब्लिक एडजेक्टिव है, देख रहे हैं ना, ये चीज है। तो ये एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन जब इसका प्रयोग, देखिए अभी मैं बताता हूँ, अकेले होगा ना, अकेले स्वतंत्र रूप से, तो एडजेक्टिव नहीं होता, एडवर्ब ही रहता है। फॉर्मेटिव जब क्वेश्चन वर्ड हम बनाएंगे, यानी हाउ मेनी बनाएंगे, हाउ मच बनाएंगे ना, तब जा करके एडजेक्टिव बनता है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब वेयर का प्रयोग कहाँ कर रहे हो, यूज्ड टू फाइंड आउट टाइम, टाइम ज्ञात करने के लिए। यूज्ड टू फाइंड आउट प्लेस, वेयर का प्रयोग कहाँ कर रहे हो, यूज्ड टू फाइंड आउट प्लेस। वाई का प्रयोग कहाँ कर रहे हो, यूज्ड टू फाइंड आउट रीजन, रीजन का मतलब कारण। तो ये समय, स्थान और कारण। हाउ का प्रयोग आप कहाँ कर रहे हो, हाउ का प्रयोग टू फाइंड आउट मेथड, मेथड का मतलब जानो, विधि जानने के लिए। कोई सवाल लगाया गया तो किस विधि से लगाया गया, कोई काम किया गया तो किस मेथड पर, ये चीज वे किस तरीके से, वे किस तरीके से, मैथड का मतलब किस ढंग से, इसका मतलब भी तरीका होता है। और स्वास्थ्य जानने के लिए आगे एक्सेट्रा लग गया, हाउ का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम इसी क्लास में एग्जाम्पल दें तो जानते हो आपको बेवकूफ बनाने वाला काम हो जाएगा, है मजा नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा ना इस बार तो काफी टाइम लगेगा, अगर विधिवत देता हूँ और क्या है इसी में दूंगा तो 10-15 मिनट में छू मंतर हो जाएगा, तो ये वो काम मैं नहीं करता। एग्जाम्पल को भी क्या करूँगा, मैंने प्लान किया है कि 9 बेसिक, फिर 9 फॉर्मेटिव, फिर अदर सारे क्वेश्चन वर्ड्स की लिस्ट में दे दूंगा आपको, आप याद रखना, फिर 1 बाय 1 एक एक, ठीक है ना, काम में बनाऊंगा, एक एक पर एग्जाम्पल हु का प्रयोग करूंगा तो पूरा दिखा दूंगा आपको, कहाँ सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रयोग, नॉमिनेटिव में प्रयोग, नॉमिनेटिव केस में प्रयोग इसका कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव केस में आप अभी तक शायद ना जानते हो कि ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग होता है, तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो पार्ट वाइज अगर मैं देता हूँ एग्जाम्पल तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मज़ा आएगा मुझे भी पढ़ाने में, अब मज़ा आएगा आपको भी पढ़ने में। तो अगले क्लास तक के लिए क्या 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 भाई, टाटा बाय बाय, थैंक यू।